भाग 17। फलक के लबों को आजाद कर ओंकार ने एक दफा फिर से उसके माथे पर चूम लिया और कुछ देर अपना सर उसके सर से जोड़े खामोश रहा। जब से है देखा मैंने तुझे, मांगा है रब से हर पल तुझे, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। दोनों ने अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। ओंकार ने उठकर उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, होने वाली मिसेज शुक्ला, तुम ना मेरी जान हो, मैं हमेशा के लिए तुमको ऐसे ही अपने सीने में छुपा लेना चाहता हूँ। फलक ने सर उठाकर ओंकार को देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर उसके गाल चूमकर सीने से सर लगाते हुए बोले, हम भी हमेशा यूं ही छुपे रहना चाहते हैं, पर क्या फलक, माई जी और उनके आदमी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे फलक, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन कब तक साहिब, कब तक हम भागते रहेंगे? वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम जहाँ जाएंगे हमारा अतीत हमारे पीछे जरूर आएगा। हम आगरा से बाहर चले जाएंगे फलक, तुम्हें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ओंकार ने कहा तो फलक कुछ नहीं कह पाई। पहली बार किसी ने उसे ये एहसास कराया था कि मैं हूं तुम्हारे साथ। महफूजियत का एहसास उसे खुद में समेट रहा था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ जैसे वो अकेली नहीं है, कोई है उसका अपना जो हमेशा हर दम उसके साथ खड़ा रहेगा, उसका साथ देगा, उसकी हिफाजत करेगा। फलक को सीने से लगाए ओंकार खामोश लेटा था। वो बस उसे महसूस करना चाहता था। इस बीते वक्त में जितना तड़पा था वो फलक के बिना हर उस तड़प को सुकून में तब्दील करना चाहता था। उसके सीने पर सर रखे फलक उसकी धड़कनों को सुन रही थी। वो महसूस कर सकती थी उन धड़कनों की रफ्तार से कि ओंकार किस कदर बेचैन रहा होगा। साहिब, एक हाथ से फलक को बाहों में लिए उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए ओंकार ने कहा। दूसरी हथेली से उसने फलक की हथेली थाम रखी थी। फलक ने पूछा, आप हमसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि हम एक वह। प्लीज खुद को कभी इस शब्द से मत पुकारना, तुमसे ज्यादा साफ दिल और पवित्र मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ जिस्म से हुई मोहब्बत में मायने रखता है फलक। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। मोहब्बत ये थोड़ी देखकर होती है कि सामने वाला कौन है, देख सोच समझ कर की जाती तो उसे मोहब्बत थोड़ी कहते, वो तो फिर व्यापार होता। तुम दिल को बहा गई, मोहब्बत हो गई, धीरे धीरे तुम और भी ज्यादा मुझ में बसती गई और मैं तुम्हारे लिए पागल होता गया। ओंकार ने कहते हुए उसकी ओर देखा और उसकी नाक को उंगली से छूकर बोला, पर तुम बहुत बेरहम हो यार, इतना तड़पाया कि पूछो मत, रुलाना ही था तो थप्पड़ ही लगा देती, ऐसे दिल तोड़ने की क्या जरूरत थी। उसकी शिकायत पर फलक ने एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया तो उसकी मासूम सी शक्ल देख ओंकार ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमकर आंखें बंद कर ली। रब से तुझको ही मांगा मैंने दुआओं में, संग चले हम राहों में, चेहरे की रौनक है तू, मेरी परछाई है, जिंदगी अब रंग लाई है, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। जारी है, तेरे साथ ये लम्हा यहीं थम जाए, बस इतना सा मुझे सुकून मिल जाए। सुबह ओंकार वापस चला गया। फलक खुश थी। हाँ, वो डरी हुई थी क्योंकि जो होने वाला था उसका अंजाम कोई नहीं जानता था। संभावना थी कि शायद जो होगा वो बुरा होगा, पर फिर भी एक उम्मीद उसने रखी थी कि शायद ये एक नहीं शुरुआत होगी, क्योंकि ओंकार की खुशी उसके साथ और उसकी खुशी ओंकार के साथ थी। ओंकार की जान बचाने के लिए मोहब्बत से इनकार कर रही थी, मगर जब ओंकार अपनी जान देने की कोशिश करेगा तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। ओंकार की जिद के आगे उसने उसकी मोहब्बत कबूल ली थी, मोहब्बत जो वो अपने भीतर जब्त कर रखा था। उस मोहब्बत को उसने जुबान पर उतरने की इजाजत दे दी थी। वो ओंकार के साथ एक दूसरी दुनिया बसाने को राजी थी, मगर फिर भी उसे डर था कि अगर ओंकार को कुछ हो गया तो क्या वो कभी खुद को माफ कर पाएगी। वो सर पर दुपट्टा ओढ़े खुदा की इबादत में बैठ गई। आज सुबह से बार बार हर थोड़ी देर पर वो ओंकार के महफूजियत की दुआ मांग रही थी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिलहारी, हारी मैं दिलहारी। ओंकार आज भी ऑफिस नहीं गया। सारा दिन वो कमरे में बैठे प्लानिंग करता रहा। उसे फलक को सुरक्षित यहाँ से लेकर जाना था। उसने सब कुछ सोच लिया था कि उसे कैसे क्या करना था। हर एक चीज उसने सोच रखी थी। रोहित के बहुत पूछने पर उसने रोहित को सब कुछ बता दिया, जिसे सुन रोहित गुस्से से बोला, तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू उस लड़की के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेना चाहता है। वो लड़की वैश्या है, एक बच्चात है, उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहता है, और उससे शादी करेगा तू एक वैश्या से? वो तो पहले से ही बदनाम है, तू भी बदनाम हो जाएगा। एक और शब्द नहीं रोहित, फलक के खिलाफ मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओंकार ने गुस्से से कहा तो रोहित भड़क कर बोला, तू उस लड़की के लिए मुझसे लड़ रहा है? लड़की नहीं फलक, फलक नाम है उसका, प्यार से सब उसे फलक बुलाते हैं, और गुस्से से कुछ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुझे जो सोचना हो तू सोच, लेकिन अपनी सोच अपने पास रख। वाह मेरे दोस्त, आज वो लड़की तेरे लिए अपने दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर हो गई। ऐसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती है, शादी करने या बीवी बनाने के लिए नहीं। इन जैसी लड़कियों का तो काम ही होता है अपनी खूबसूरती से लड़कों को फंसाना। फालतू का तुझे उसके लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। वो लड़की तो है ही बच्चात। रोहित गुस्से में कुछ ऐसा बोल गया जिसे सुन ओंकार की मुट्ठियां भिज गई। उसने 2 घूंसे मारे रोहित को और उसका कॉलर पकड़कर बोला, आज के बाद अगर फलक के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या कहा तूने? बच्चात, तू दूध का दूल्हा है, खुद को शरीफ कहता है ना? तेरी शादी तय हो चुकी है, फिर भी तू रेड लाइट में जाता है किसी और के साथ। हम बिस्तर होने तो तू बता कि तेरा चरित्र कैसा है? सगाई हो गई है तेरी, तू कमिटेड है, फिर भी जब दिल किया वहाँ रात बिताने जाता है। तो बच्चात कौन हुआ? वो जन्म से वहाँ उस जगह नहीं थी। एक हंसता खेलता परिवार था उसका, प्यार लुटाने वाले माता पिता, अपने घर की शहजादी थी वो, नाज़ और नखरों के बीच पली थी। उसकी एक आवाज पर सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। 21 साल की उम्र में, जब हमारे लिए कॉलेज में सीनियर से सामना करना ही सबसे बड़ी मुश्किल थी, और रैगिंग एक लौता डर, उस उम्र में उसका बलात्कार हुआ। तो बच्चात कौन हुआ? वो या फिर बलात्कारी? प्यार के नाम पर झलक कर उसे निगाह करके उसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। तो बच्चात कौन हुआ? वो या फिर वो आदमी जिसने फरेब किया, उसे यहाँ लाकर जबरदस्ती इस दलदल में फंसाया गया। तेरे जैसे मर्द जाकर वहाँ अपनी मर्दानगी शांत करते हैं और उन्हें ही बच्चात कहते हैं। उन लोगों की मजबूरी होती है अपनी इज्जत बेचना, लेकिन मर्द अपनी मर्जी से जाकर पैसे देकर अपनी इज्जत लुटाते हैं। तो बच्चात कौन हुआ? वो जिसके लिए मजबूरी है, या वो जिसने अपनी मर्जी से खुद की इज्जत वहां लुटाई? कौन गलत हुआ, मजबूरी या मर्जी? दूसरों को गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद में झांकना बहुत मुश्किल। मर्द खुद कितनों के साथ भी सोले, वो शरीफ ही कहलाएगा। खुद हर रात पार्टनर बदले, लेकिन गाली देने के लिए वही लोग सबसे आगे रहते हैं। बच्चात वो लोग नहीं होते जो वेश्यावृत्ति के दलदल में जबरदस्ती दसाए गए हैं। बच्चात वो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से वहां जाने के बाद बाहर निकलकर उन्हें बच्चात होने की गाली देते हैं। वो लोग इज्जत बेचते हैं तो शराफत का मुखौटा नहीं पहनते। दोबारा फलक पर कमेंट करने से पहले खुद में झांकना। वो इस वक्त जहाँ है वो उसकी मर्जी कभी नहीं थी, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ फंसाया गया।
ये सब करने के लिए मजबूर किया गया। पर हाँ, मोहब्बत मुझे उससे हुई है। वो तो हमेशा से यही कहती आई है कि मैं उसे भूल जाऊं, पर तू नहीं समझ सकता क्योंकि तू भी इस दुनिया जैसा ही है जिसके लिए मोहब्बत बाहरी दिखावे से होती है। पर सच्ची मोहब्बत में सिर्फ वो शख्स मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता? और ना मैं तुझसे किसी मदद की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं अपनी मोहब्बत के साथ कहीं दूर खुश रहूंगा। जो मेरी होने वाली बीवी की इज्जत नहीं कर सकता उससे मैं दोस्ती नहीं रख सकता। सॉरी। ओंकार गुस्से से बोलकर उसका कॉलर छोड़े पीछे हुआ तो रोहित ने उसे गले लगा लिया। सॉरी यार, सॉरी, माफ कर दे मुझे, छोड़ मुझे साले छोड़। ओंकार उसे धक्का दे रहा था पर रोहित ने एकदम कस के उसे गले लगा लिया था। बोलना सॉरी, माफ कर दे, तू बचपन का दोस्त है मेरा, ऐसे दोस्ती तोड़ेगा मुझसे? जो एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो दोस्ती की इज्जत करेगा? अच्छा तू मार ले, देख गाल आगे कर दिया मैंने, मार ले थप्पड़ या मुक्का, पीट ले यार, लेकिन माफ कर दे। रोहित अपना गाल आगे कर खड़ा हो गया। ओंकार ने उसे घूरा और सच में एक मुक्का मार दिया। रोहित संभलता तब तक दूसरा भी पड़ चुका था। रोहित का जबड़ा पकड़कर कराते हुए बोला, आई कमीने, मुझे लगा हमेशा की तरह बिना मारे छोड़ देगा, तूने तो जबड़ा ही तोड़ दिया। मम्मी। ड्रामा मत कर, इधर देख। ओंकार ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और होठों के पास खून पहुंचने लगा तो रोहित थोड़ा ड्रामा करते हुए बोला, थोड़ा आराम से कमीना। ओंकार ने दूसरी साइड जबड़े पर मुक्का मार दिया और बोला, अब दोनों तरफ बराबर हो गया। तू दोस्त है कि जल्लाद? मारने को क्या बोला तूने, तो मुझे सुझा ही दिया, अब तो माफ कर दे, हो गया, मैं सूखे पापड़ से कद्दू। सॉरी भाई। तू? हाँ मैं कमीना हूँ, माफ कर देना, कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ, पर तू समझता नहीं कि तेरी फिक्र है, तुझे कुछ हो गया तो तू दोस्त नहीं भाई है मेरा। हाँ गलत बोल दिया, लेकिन क्या करूँ, तुझे खोना नहीं चाहता, तू जानता है ना वो लोग कितने खतरनाक है। तू उस लड़की ओंकार को घूरते देख, मतलब फलक को लेकर भागा तो वो लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे। ओम यार तू समझना, बहुत खतरा है। देख उसके बिना तो वैसे भी मर जाऊंगा, कम से कम उसके साथ कुछ पल बिताकर मरा तो मौत भी सुकून होगा यार। ऐसे तड़प तड़प के मरने से तो बेहतर यही है कि सुकून से मरूं, और मेरा सुकून वही है। तू इस सबसे दूर रहे। नहीं, तू अकेले कुछ नहीं करेगा, तू भाई है मेरा। रोहित उसके गले लगते हुए बोला तो ओंकार ने कहा, कमीने दूर हट जा, लड़की नहीं हूँ मैं जो चिपक जा रहा है, मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा, और तू बीच में मत पड़ियो, समझा? और एक बात याद रखना, मेरे लिए फलक की इज्जत मतलब मेरी इज्जत। आइंदा उसके बारे में कुछ उल्टा फुल्टा तेरे मुंह से निकला तो बोला ना सॉरी, तेरी फिक्र थी तो गुस्से से निकल गया। आज से तेरी फलक मेरी बहन। चल हट, मेरी फलक को किसी दिखावटी रिश्ते की जरूरत नहीं। अरे दिल से बहन यार, देखना तेरी और फलक की शादी में गठबंधन मैं ही करूंगा उसकी तरफ से। ओम यार तूने सोचा है क्या करेगा? तू जानता है ना ये बहुत बड़ा खतरा है। आगरा में कहीं भी रहना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि सावित्री के आदमी लोग तेरे को आगरा में खोजेंगे जरूर। आगरा छोड़कर जाऊंगा पर कहां ये तुझे नहीं बता सकता। सॉरी, ये मत सोचना कि तुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं तुझे इसमें शामिल नहीं कर सकता। तुझ पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। अबे साले आया पड़ा खतरा वाला, तेरे लिए तो मैं ऐसे ही हजारों सावित्री से निपट लूं। रोहित ने बढ़ चढ़कर बोला तो ओंकार ने आंखें छोटी करके कहा, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ तो हो गया, कोई ना, एक आदत जो मुझसे छूट जाएगी उससे तू निपट लियो। उसकी बात पर ओंकार ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। जारी है, वो लम्हा बना लो मुझे जो गुजर कर भी तुम्हारे साथ ही रहे। फलक सुन, मैंने खाने में नींद की गोलियां मिला दी है, अब तक सब सो चुके होंगे, यही सही वक्त है। चल, तेरा आशिक बाहर तेरा इंतजार कर रहा होगा, चल जल्दी चल। मुस्कान ने एक शॉल को फलक के सर पर रखते हुए उसके इर्द गिर्द लपेट दिया। आज दोपहर में ही उसने रमन से नींद की गोलियां मंगवाई थी, ये बोलकर कि आजकल उसे ठीक से नींद नहीं आती। खाने में वही गोलियां मिलाकर उसने सबको परोस दिया। जितने आदमी पहरेदार पर थे वो लोग गहरी नींद में जा चुके थे। बाकी लड़कियां इस वक्त अपने ग्राहक के साथ थी। फलक को लेकर छुपते हुए मुस्कान वहां से निकलकर बाहर आई। फलक काफी डरी हुई थी। ओंकार ने उसे कहा था कि वो अंदर आ जाएगा उसे लेने। वो लोग बालकनी से भाग जाएंगे, मगर फलक को डर था कि अगर किसी को कानो कान भनक लगी तो ओंकार के लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उसने ओंकार को बाहर ही रहने को कहा था। मुस्कान ने फलक को अपनी छोटी बहन माना था, वो उसे उस नरक से बाहर निकालना चाहती थी। फलक को लेकर वो बाहर आई, मगर दोनों ने कदम जड़ हो गए सामने रमन को देखकर। फलक डरकर कांप उठी, पर मुस्कान ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। अब समझा मैं, सब खाना खाते ही सो कहीं को गए, तूने खाने में नक्की कुछ मिलाया था। वो तो अच्छा हुआ मैंने कुछ खाया नहीं, भागने का प्लान बनाया तुमने, मेरे होते तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप अंदर जा। रमन ने गुस्से से दोनों को घूरते हुए कहा, रमन देख मैं नहीं जा रही, इसको जाने दे, मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगी और अंदर चली जाएगी। ए मुस्कान, पसंद करता हूँ तेरे को, इसका फायदा मत उठा, अंदर जा वरना यही ठोक दूंगा। रमन ने बंदूक तानते हुए कहा तो मुस्कान उसके बंदूक की नली पकड़कर अपने माथे के बीचों बीच लगाते हुए बोली, ठोक दे, मार गोली और खेल खत्म कर दे, लेकिन आज तो फलक को मैं यहाँ से भेज के रहूंगी। देख मुस्कान, ज्यादा गर्मी मत दिखा मेरे को, मैं गोली चला दूंगा। रमन ने उसे गुस्से से देखते हुए ट्रिगर पर उंगली रख दी, लेकिन मुस्कान पीछे नहीं हटी। फलक डर के मारे सिमट सी गई थी और मुस्कान शेरनी की तरह बंदूक की नोक पर तनकर खड़ी थी। रमन ने अपनी उंगली ट्रिगर पर दबानी चाहिए पर ऐसा कर नहीं पाया। उसे देख मुस्कान ने उसके हाथ से बंदूक लेकर उसकी जेब में कोसते हुए कहा, तूने अब तक बहुत कुछ गलत किया है रमन, बहुत सारी लड़कियों को यहाँ लाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। आज एक मौका है अपने पाप को थोड़ा प्रायश्चित करने का। मुझसे प्यार करने का दम भरता है ना? अगर कभी भी प्यार किया है तो हट जा सामने से। अब प्यार पर भरोसा तो नहीं रहा, लेकिन मान लूंगी कि तू सच में प्यार करता है। अगर आज फलक को मैं यहाँ से नहीं निकाल पाई तो कल सुबह यहाँ से मेरी अर्थी निकालने के लिए तैयार रखना। साली धमकी देती है मेरे को। रमन ने उसके बाल मुट्ठी में बीच लिए तो मुस्कान मुस्कुराकर बोली, धमकी नहीं, प्यार से बोल रही हूँ, हट जा, बस इसको जाने दे, भगवान कसम मुस्कान तेरी हो जाएगी। चल जा यहाँ से, ले जा इसको, और सुन तू भी वापस मत आना, कहीं दूर जाकर खुश रहना, समझी? रमन ने उसे छोड़ दिया और अंदर चला गया। मुस्कान हैरानी से उसे देखती रह गई। उस नरक में पनपने वाला वो आदमी उसके लिए सच्ची भावनाएं रखता था। फलक को लिए वो गली के छोर पर आई जहाँ ओंकार बाइक से टिक कर दोनों हाथ सीने से बांधे खड़ा था। फलक को देख उसके माथे की शिकन सुलझ गई और मुस्कुराहट चेहरे पर उतर आई। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है, दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। चल तू जा, यहाँ से बहुत दूर चली जाना फलक। मुस्कान ने कहा तो फलक रोते हुए बोली, भाजी आप भी चलिए ना, आप हमारे साथ यहाँ से दूर चलिए, सबसे दूर। बस बस बस, रोना बंद कर, सुन तू जा, मैं ठीक हूँ। पागल, मैं तो खुद यहाँ भाग कर आई थी, ये बाहर की दुनिया मेरे को जमी ही नहीं। अगर दोनों भाग गए तो माई बौखला के पागल हो जाएगी रे बाबा। तू जा और खुश रहना, ये है ना तेरा आशिक, ख्याल रखेगा ये तेरा। अब रोने का नहीं, हंसने का समय है। मुस्कान ने उसके आंसू पहुंचकर उसे गले लगा लिया और अपनी कमर के पास कौन से कुछ पैसे निकाल कर फलक को देते हुए बोली, इसे रख ले, काम आएंगे तेरे। तेरे को दुल्हन बनता देख नहीं पाऊंगी ना तो शगुन समझ के रख ले। और तू ओंकार की ओर पलट कर ख्याल रखना इसका, समझा? इसको रुलाया ना तो आप इसकी फिक्र मत करिए, मैं हमेशा फलक का ख्याल रखूंगा। आप भी साथ चलिए भाजी।
अब तू भी इसके जैसे राग जाएगा? चल जा चुपचाप, अभी अंधेरे में ही निकल जाओ दोनों। सुबह मैं संभाल लूंगी जब तक हो पाएगा, ताकि फलक के भागने के बारे में सबको जब तक पता चले उस समय तक तुम लोग दूर निकल चुके होंगे। दोनों हमेशा खुश रहना। मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करूंगी तुम दोनों के लिए। चलो मैं चलती हूँ, अंदर कोई जागा हुआ तो उसको संभाल लूंगी। भाग 18। मुस्कान फलक को ओंकार के पास पहुंचाकर चली गई। फलक काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी मुस्कान से। वो रोने लगी तो ओंकार ने उसे सीने से लगा लिया। उसके आंसू पहुंचते हुए चेहरे पर से लटों को पीछे करके उसका माथा चूमकर ओंकार बोला, पीछे बैठो फलक, वरना शादी का मुहूर्त यहीं पार हो जाएगा। शादी? आज सच में हमारी और आपकी शादी होगी? फलक ने हैरानी से पूछा तो ओंकार ने शॉल से उसे अच्छे से कवर किया और उसकी नाक से नाक टच करके बोला, अब मोहब्बत तुमसे करता हूँ तो बीवी भी तुमको ही बनाऊंगा ना। होने वाली शुक्लाई, बैठो जल्दी। फलक पीछे दोनों तरफ पैर करके बैठ गई। ओंकार ने बाइक आगे बढ़ाई तो तेज रफ्तार देख फलक ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर घबराहट तो थी, मगर सुकून कहीं गुना ज्यादा था। फलक ने ओंकार की पीठ से सर लगा दिया, वहीं ओंकार ने रफ्तार बढ़ा दी। होंगे जुदा ना जब तक हमदम, चल घर चले मेरे हमदम, ता प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। फलक को उस दलदल से जैसे नर्क से लेकर ओंकार चल पड़ा अपनी एक अलग सी दुनिया बसाने के लिए। आज फलक को अपनी किस्मत से रशक हो रहा था। उसने कहा सोचा था कि कभी कोई अनजाना सा शख्स ऐसा आएगा जो उसकी मोहब्बत में बागी तक होने की राजी होगा, जिसे एक उसकी खुशी के लिए हर दर्द कबूल होगा। मोहब्बत में ठोकर खाकर कहाँ उसने सोचा था कि कभी उसकी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत दस्तक देगी। मोहब्बत कुछ ऐसी जो जिस्म की दीवानगी को बुलाकर रूह से आशिकी कराना सिखाए। ओंकार से हुई पहली मुलाकात को 4 महीनों से भी ज्यादा वक्त हो चुका था, मगर कभी भी ओंकार ने उसके तन से कुर्बत बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं की। वो तो हर दम बस उसके मन से कुर्बत की चाह रखता था, तन को नहीं रूह को स्पर्श करना चाहता था। ऐसी मोहब्बत पहली बार देखी थी फलक ने, जो उस आशिक ने एक ऐसी लड़की से की जिसका पेशा ही वेश्यावृत्ति था, और बावजूद इसके उस आशिक ने अपने महबूब को बगैर इजाजत कभी छूने की कोशिश तक नहीं की। हमेशा उसकी इच्छा को तवज्जो दिया, मोहब्बत से ज्यादा उसे सम्मान दिया। ओंकार ने शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक जगह बाइक रोकी। फलक को लेकर वो थोड़ा आगे पैदल ही गया। उधर महादेव और माता पार्वती का छोटा सा मंदिर। रोहित पहले से ही पंडित जी को साथ लिए वहाँ उन लोगों के इंतजार में खड़ा था। उन्हें देख फलक घबराकर ओंकार के पीछे हो गई। ओंकार ने उसे घबराता देखा तो प्यार से उसकी हथेली पकड़कर बोला, फलक तुमको इससे डरने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है रोहित, और रोहित ये है फलक। ओम एक बात बता यार, मैं क्या भूत जैसा लगता हूँ? हाँ लगता तो है, तभी फलक मुझसे डर रही है। रोहित ने कहा तो फलक बोली, नहीं नहीं भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। अब जब भाई बोला है तो वाई फियर, टेल वाई फियर व्हेन रोहित है। रोहित ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा तो फलक थोड़ा मुस्कुराई। रोहित ने एक पैकेट ओंकार को थमाया। ओंकार ने उसमें से एक लाल चुनर निकाला और उसे फलक के माथे पर उड़ा दिया। किनारे पर सुनहरी झुमकियां लगी वो चुनर फलक के गोरे मुखड़े पर बहुत खिल रही थी। ओंकार उसे निहारता रह गया। ये देख फलक के रुखसार सुर्ख हो उठे। वहीं रोहित ने खांसने का ढोंग किया तो ओंकार उसे घूरते हुए बोला, कमीने मेरी ही होने वाली बीवी है, हक है देखने का। बेटा उसके लिए तुझे दूल्हा बनना पड़ेगा, लेकिन तुझे तो यही खड़े खड़े नैन सुख लेना है। पंडित जी शादी की तैयारी कर चुके, चल। एक मिनट। रोहित ने दूसरे पैकेट से गुलाबी पग ओंकार को पहना दिया और एक गुलाबी गमछा उसके कंधे पर रखकर बोला, कमीना है तू, एक ही रात में सब कुछ इंतजाम करने बोल दिया, यही मिल पाया, इसी से काम चलाना होगा। फलक ने ओंकार को देखा। नीले रंग के शर्ट पर गुलाबी पग और वो गमछा जच रहा था। वो था भी इतना आकर्षक। फलक ने गुलाबी रंग का सूट पहना था, उस पर लाल चुनर के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। सादगी में वो ओंकार को इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर दुल्हन लग रही थी। दोनों मंदिर में हवन कुंड के सामने बैठ गए। दोनों खुश थे। ओंकार की तो खुशी मुस्कान बनकर काबिज थी, वहीं फलक की खुशी नमी बनकर छलक रही थी। दोनों ने एक दूसरे को सफेद और लाल फूलों की वरमाला पहनाई। सारी रस्मों को पूरा करते हुए सादगी से दोनों एक दूसरे को समर्पित हो रहे थे। रोहित ने अपने कहे मुताबिक फलक और ओंकार का गठबंधन किया और कन्यादान की भी रस्म निभाई। उसने दिल से फलक को बहन मान लिया था। फलक की हथेली को मोहब्बत से थामकर ओंकार ने उसके साथ सातों फेरे पूरे किए। फलक के लिए वो पल किसी ख्वाब सा खूबसूरत था। जब ओंकार ने उसकी मांग भरी, उसके आंसू छलक आए, जिसे पहुंचकर सिंपल सा एक प्यारा मंगलसूत्र पहनाते हुए ओंकार ने कहा, अब आंसू नहीं फलक, अब सिर्फ खुशियां। मैं बेस्ट तो नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए बेस्ट बनने की कोशिश करूंगा, तुमको खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम कभी भी रोगी नहीं, ये मुमकिन नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखें टैंकर हैं, लेकिन मैं तुम्हें हंसाऊंगा। तुम्हारी हर छोटी से छोटी जरूरत और ख्वाहिश को पूरा करूंगा फलक। हमें सिर्फ आपकी जरूरत है और सिर्फ आपकी ख्वाहिश। फलक ने भीगे लहजे में कहा तो ओंकार मुस्कुराकर बोला, मैं तो अब हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका हूँ और तुम मेरी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, मेरी प्यारी सी फलक। अब चलो जल्दी से मुस्कुराओ। फलक हल्के से मुस्कुराई तो ओंकार उसे देखता रह गया। माथे पर सिंदूर उसके नूर को बढ़ा रहा था। उसका गोरा मुखड़ा एक सिंदूरी नूर से दमक कर निखर रहा था। ओंकार ने उसका माथा चूम लिया। दोनों ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। रोहित ने ओंकार के गले लगकर बधाई दी। फलक उसके पैर छूने को हुई तो रोहित ने उसे रोकते हुए जेब से एक सोने की चेन निकाल कर फलक को देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा, दोनों खुश रहना। और साले मुझे भूल मत जाइयो। तुझे कैसे भूल सकता हूँ कमीने, तू तो याद है मेरा। अब हम चलते हैं, ख्याल रखना अपना और फलक का। रोहित ने गले लगते हुए कहा। ओंकार फलक का हाथ थाम कर बोला, चलो फलक यहाँ से दूर अपनी अलग सी दुनिया बसाने। फलक उसके पीछे पीछे उसकी होकर चल दी। दोनों अपनी मोहब्बत की दुनिया बसाने सबसे दूर निकल गए। पूरे रास्ते फलक ओंकार को दोनों हाथों से कसके पकड़े उसकी पीठ से सर लगाए बैठी रही। ओंकार ने एक हाथ से उसकी हथेली थाम रखी थी। दोनों के चेहरे पर सुकून था और उनके साथ मोहब्बत का कारवां चल रहा था। खुशबुओं से तेरी महके हर एक कमरा, दरो दीवार नहीं काफी है तेरी पनाह, संग तेरे प्यार का जहां बसाना है, जिसमें रहे तुम और हम, चल घर चले मेरे हमदम, मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। जारी है, हर लम्हा तुझे ही पूछती हूँ, हर लम्हा तुझे ही चाहती हूँ, जो रिश्ता दिया तूने है खास, बस उस रिश्ते को जीती चाहती हूँ। नया ड्राफ्ट 25/2/2022। फलक को अपनी पत्नी बनाकर ओंकार उस दलदल से निकलकर सबसे दूर चल पड़ा। कहाँ ये कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया से अनजान होकर वो फलक के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया बसाना चाहता था। फलक उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे बस जी रही थी उन लम्हों को जो बहुत नसीब से उसे नसीब हुए थे। ओंकार बीच बीच में फ्रंट मिरर से उसे देख मुस्कुराता। ये सुकून ही तो वो हमेशा से देखना चाहता था फलक के चेहरे पर। उसने गर्दन हल्के से घुमाकर फलक के गाल चूम लिए। फलक ने आंखें खोलकर उसे देखा और शर्मा कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। ये देख ओंकार की मुस्कान बड़ी हो गई। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है।
एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। वो लोग आगरा से काफी दूर निकल आए थे। एक ढाबे पर ओंकार ने बाइक रोकी। तुमको भूख लगी होगी ना, चलो कुछ नाश्ता कर लो। ओंकार एक जग में पानी ले आया। दोनों ने चेहरे को पानी से धोया। फिर ओंकार ने रुमाल निकालकर फलक का चेहरा पोंछा तो फलक ने मुस्कुराकर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछ दिया। नाश्ता कर बाइक का ये सफर दोबारा शुरू हुआ। कुछ घंटों के सफर के बाद ओंकार ने एक घर के आगे बाइक रोकी। फलक कुछ नहीं जानती थी कि वो लोग कहाँ हैं। वो बस मोहब्बत और विश्वास की डोर थामे ओंकार के पीछे हो चली थी। उसका हाथ थामकर ओंकार उस घर के सामने आया। उसे चाबी देते हुए बोला, अभी तो किराए का है पर जल्द ही इसके पूरे इंस्टॉलमेंट देकर इसे खरीद लूंगा। ये रही हमारे नए आशियाने की चाबी, जहाँ मैं अपनी बीवी के साथ रहने वाला हूँ। फलक का चेहरा खुशी से खिल उठा जब ओंकार ने उसे बीवी कहा। ये शब्द उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। कभी सोचा ही कहा था उसने कि वो जिसे सब वैश्या कहते हैं उसको कोई अपनी बीवी कहेगा, उसकी मांग भरकर उसे अपनी अर्धांगिनी बनाएगा, फेरे लेकर उसके सातों जन्म के लिए अपनी लकीरों में शामिल कर लेगा। फलक ने ताला खोला और दोनों ने साथ में अपनी मोहब्बत के इस नए ठिकाने में कदम रखा। अपनी बेगाना सा था वो घर, मगर दोनों की मोहब्बत जल्द ही वहां महकने लगेगी। फलक को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ ओंकार बाजार गया। उसने फलक और अपने लिए कुछ जोड़ी कपड़े और दोपहर का खाना लिया। कुछ घर का और किचन का सामान भी ले लिया। वो घर आया तो देखा फलक दुपट्टे को कमर पर बांधे सफाई में लगी थी। ओंकार ने सामान एक तरफ रखा और दरवाजा बंद कर फलक के पास जाकर उसका हाथ पकड़ उसने धुलवा दिया और कुर्सी पर बिठाकर खाने का पैकेट खोला और बोला, आराम करने को बोला था ना फलक, बीमार हो जाओगी, चलो पहले कुछ खा लो फिर आराम, ये सब हम मिलकर कर लेंगे। मुंह खोलो जल्दी। फलक की आंखों में नमी छलक आई। कभी कभी मोहब्बत की खुशी से आंखें भीग जाती है। इतनी मोहब्बत की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। ओंकार उसे अपने हाथों से बहुत प्यार से खिला रहा था। आंसू के कुछ बूंद झलके को उन्होंने पहुंचते हुए ओंकार उसने मुंह में कोर डालकर बोला, फलक अब आंसू नहीं ना, अब कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। खाना खिलाकर ओंकार ने फलक को गोद में उठाया और बेड पर सुलाकर उसका माथा चूम कर बोला, अब आराम करो, इतना लंबा सफर था बाइक पर, थक गई होगी ना। आप भी तो थके हैं ना साहिब। फलक ने उसका हाथ पकड़ लिया। साफ साफ कह दोगी कि मेरे बिना तुमको नींद नहीं आएगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ओंकार उसके पास लेटकर शरारत से बोला तो फलक शर्माकर उसके सीने से लग गई। उसके बालों पर चूम कर उसे बाहों में भरते हुए ओंकार ने आंखें बंद कर ली। वो फलक का माथा सहला रहा था। कुछ ही देर में दोनों सुकून और मोहब्बत के बीच मीठी सी नींद में खो गए। शाम को दोनों उठे, मिलकर थोड़ी साफ सफाई की, फिर फलक खाना बनाने चली गई। ओंकार भी पीछे पीछे आकर वहीं स्लैब पर बैठ गया। बीच बीच में फलक को परेशान करता तो कभी उसकी लटों को पीछे करता तो कभी दुपट्टे से सीरे को खींचता। फलक बस उसकी शरारतों पर मुस्कुरा रही थी। कभी उसे मना करती तो ओंकार थोड़ी देर शांत रहता, मगर उसकी ये शरारतें फिर शुरू हो जाती। आप ना बिल्कुल बच्चे हैं साहिब, क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं तो बस प्यार कर रहा हूँ, तुम बड़ी जालिम हो यार। ओंकार ने मुंह बनाकर कहा तो फलक उसकी शक्ल देख हंस पड़ी। उसने खाना बनाया, फिर साथ में दोनों ने डिनर किया। फलक किचन में काम करके पसीना पसीना हो गई थी, इसीलिए वो नहाने चली गई। वो नहाकर जब भीगे बाल पहुंचते हुए कमरे में आई तो ओंकार की नजरें उस पर रुक गई। जो कपड़े ओंकार उसके लिए लाया था उसमें से काले रंग का सूट पहने था फलक ने, जो उसके गोरे रंग पर हद से ज्यादा हसीन लग रहा था। भीगे केश कमर पर बिखरे थे, कुछ भीगी लठे घुंघराली सी चेहरे पर झूलती पानी की बूंदें बरसा रही थी। छोटे से आईने के सामने आकर फलक ने वो सिंदूर की डिब्बी उठाई जिससे आज सुबह ही ओंकार ने उसकी मांग भरकर उसे अपनी जीवन साथी बनाया था। फिर अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया। ओंकार बस मंत्र मुग्ध सा उसे देखता रह गया। वो सीधे दिल में उतरती जा रही थी। फलक ने उसे खुद को यूं निहारते देखा तो मुस्कुराई। उसके पास जाकर उसने अपने बाल झटके तो पानी की कुछ बूंदों की बारिश ओंकार के चेहरे पर हुई। ओंकार ने उसकी शरारत समझते ही उसे आंखें छोटी करके देखा और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। फलक झटके से ओंकार के ऊपर आ गिरी। उसके भीगे बाल ओंकार के चेहरे को भिगो रहे थे और ओंकार जैसे उस बारिश में डूबता जा रहा था, जैसे कोई किनारा देता हो सहारा। मुझे वो मिला किसी मोड़ पर, कोई रात का तारा करता हो उजाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ, जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। बहुत शरारती हो तुम, ओंकार ने चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा। हमने तो बस इतनी छोटी सी शरारत की, अब छोड़िए हमें। नहीं, मैं क्यों छोड़ूं, बीवी हो तो मेरी, बाल तो सुखाने दीजिए, मैं सुखा दूंगा। आप कैसे? फलक असमझ से उसे देख रही थी। ओंकार ने करवट लेकर उसे लिटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऐसे ही छोड़ दो, खुद सूख जाएंगे। वहाँ कितने तेज है ना आप, हटिए। फलक उठने को हुई तो उसके पेट के इर्द गिर्द बाहां लपेटकर ओंकार के उसे फिर से सुला दिया। कोनी टिकाकर हथेली पर सर टिकाए ओंकार उसे प्यार से देख रहा था। उसने झुककर फलक के माथे को चूमा, फिर उसकी दोनों पलकों को चूमकर बोला, पता है ये सब कुछ मेरे सबसे खूबसूरत सपने सा है। जिस पल तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ तब से अब तक हजारों बार इस सपने को देखा है मैंने, पर आज ये सपना जब हकीकत बना तो उन सारे सपनों से कई गुना ज्यादा खूबसूरत ये पल जिनमें मैं तुम्हारे साथ जी रहा हूँ। आज हर तरह से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तो तुम्हारा। और सुनो, आई लव यू। ओंकार उसे बहुत प्यार से निहार रहा था। फलक को पहली बार उसकी करीबी में इतनी बेचैनी हो रही थी। ये बड़ी मीठी सी घबराहट थी, धड़कन बहुत जोरों से चल रही थी। फलक उसकी नजरों की तपिश आज सह ही नहीं पाई। पलकों को झुका लिया इसने और पल भर में उसके रुखसारों पर लाली छा गई। ओंकार ने उसके दोनों गाल चूम लिए और उसकी तरफ हल्के से झुका, मगर धड़कनों से भरते शोर के कारण फलक उठकर बैठ गई। पहली बार हया ने उस पर अपना रंग छोड़ा था, वरना मोहब्बत का ये रूप कभी उसके हिस्से आया ही कहाँ। इस दौरान उसके दुपट्टे का एक सिरा जिस पर गलती से ओंकार लेट गया था वो फलक के उठने पर खिंचा और उसका दुपट्टा सरक गया। फलक ने ओंकार की ओर देखा जो उसके दुपट्टे को दोबारा से उस पर लपेटते हुए बोला, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। फलक ने उसकी ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर हल्के से उसके माथे को चूमकर बोली, हम तो आपके ही हैं साहिब, तन और मन दोनों से ही। हम तो बस घबरा गए थे क्योंकि हमारी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फलक ने जितनी मासूमियत से बताया उसे सुन ओंकार को उस पर भर भर कर प्यार उमड़ने लगा। ओंकार ने अपनी बाहें खोली तो फलक खिसक कर उस चौड़े सीने में सिमट गई। ओंकार, उसने बाल पर चूमकर बोला, तो क्या आज मुझे इजाजत है फलक? फलक ने शर्माकर ओंकार के सीने में छुपे अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर, औरों को तो हरदम साया देता है। वो धूप में है खड़ा खुद मगर, चोट लगी है उसे फिर क्यों, महसूस मुझे हो रहा, दिल तू बता दे क्या है इरादा तेरा।
तो इसे मैं हाँ समझूं? ओमकार ने उसे देखते हुए पूछा तो फलक हल्के से उसके सीने पर मारते हुए कहा, जानकर छेड़ रहे हैं ना आप हमें? ओमकार हंस पड़ा। उसने फलक का चेहरा हथेली में भरकर उसके माथे पर होठ रखे और बोला, अब जल्दी से मुझे आई लव यू बोलो। नहीं, फलक ने तुरंत कहा तो ओमकार ने बच्चों से मुंह बनाया। उसे देख हंसते हुए फलक ने उसकी नाक से अपनी नाक टच की और सर से सर जोड़कर बोली, हमने कभी कहा